So, very warm welcome to our class, Basic Electrical and Electronics Engineering, offered by the Electrical Engineering Department. लास्ट क्लास में हम लोग जो पार्ट कवर कर रहे थे वो हमने ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया था। OCSC टेस्ट को हमने परफॉर्म किया था और उसके बेसिस पे हमने ये देखा कि ट्रांसफार्मर में OC और SC टेस्ट को परफॉर्म करके किस तरह से हम लॉसेस मेजर कर सकते हैं, किस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं। साथ में हमने ये OC और SC टेस्ट का एक न्यूमेरिकल भी किया, जिसमें डेटा हमने मेजर किया गया, OC टेस्ट और SC टेस्ट का डेटा मेजर किया और उसके बेसिस पे जो भी फाइंडिंग थी वो हमने कैलकुलेट करी। वो आपके साथ रिकॉर्डिंग और PPT से PDF फाइल शेयर कर दी मैंने, आपने उसको देखा होगा। अदरवाइज नहीं देखा है तो देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, विच वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर यूनिट नंबर 4, दैट टॉपिक वाज द रोटेटिंग मशीन एंड द वी डिस्कस अबाउट द DC मशीन। और DC मशीन जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो पार्ट है, वो प्रैक्टिकल में भी लैब में भी है, जो फ्राइडे में आपको कराया जाएगा। अदरवाइज जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो इसका मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको कल दिया था क्लास में, टाइम थोड़ा सा कम था तो लास्ट के 10 मिनट में मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा सा बेटर वे में इसको समझते हैं, इस टॉपिक को। DC मशीन को करेंगे और उसके बाद AC मशीन की वर्किंग को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो द टॉपिक विच वी विल कवर इन अवर टुडेज क्लास includes the rotating machine, and in the rotating machine we will cover the two topic. First will be the DC machine and second will be the AC machine. तो अभी हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग मशीन की। तो रोटेटिंग मशीन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर रोटेटिंग मशीन, तो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ रोटेटिंग मशीन, व्हाट इज द रोटेटिंग मशीन? बिकॉज इफ वी कंपेयर ए मशीन मोटर विद द ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वहां पे क्लियरली क्या मेंशन किया था कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट मूव नहीं करता है। देयर इज नो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, इट वाज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन, और वी कैन से इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, प्राइमरी में इलेक्ट्रिकल, सेकेंडरी में भी इलेक्ट्रिकल। तो दैट वाज द स्टैटिक डिवाइस, that was the and there was no any rotating part, no any motion in the transformer। और इसलिए मोशन की वजह से जो लॉसेस हो रहे होते हैं वो पार्ट भी वो लॉसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं ट्रांसफार्मर में, और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। बट ट्रांसफॉर्म ऐसा तो नहीं है कि हम सारे एप्लीकेशन में ट्रांसफार्मर ही यूज़ कर सकते हैं। अब हमको एक दूसरी मशीन बनानी थी, एक ऐसी डिवाइस बनानी थी, द डिवाइस विच कैन rotate, which can convert the electrical energy supply into the rotatory motion. So the machine which we have designed, we have given the name to that machine is the motor. Motor, it converts the electrical energy, it converts the electrical energy into mechanical. What does the motor do? We all know that the motor converts the electrical energy into mechanical energy. Mechanical energy. Okay. Then if we talk about the rotating machine, then also we are having the generators. Generator. What does the generator do? Generator converts the mechanical energy into electrical energy. Into electrical energy. इतना बेसिक हम सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि मोटर, हमने सभी ने मोटर घरों में देखी जरूर है, हमारे घरों में या किसी दूसरे एप्लीकेशन में। जैसे ही हम प्लग लगाते हैं, सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है और एक पार्ट उसका रोटेट करना स्टार्ट करता है। इट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एंड जनरेटर, जो आपने देखा होगा शादियों में जनरेटर यूज़ किया जाते हैं, कुछ लोग घरों पे भी जनरेटर को यूज़ करते हैं, कुछ लोग जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्ट में कहीं गए हो तो वहाँ पे बड़े बड़े डीजल जनरेटर रखे होते हैं, तो वहाँ पर एक रोटेटिंग पार्ट होता है। छोटे जनरेटर की अगर बात करें तो उसको हैंडल लगा के ऑपरेट करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, एक रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ किसी किसी में एक फुल वायर होता है, वायर को खींचते हैं तो वो स्टार्ट होता है। तो आफ्टर दैट द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So these are the two devices, because in these two devices what we are mentioning the mechanical part is present here, or as well as the mechanical energy is present here. That is why this mechanical energy means there will be some rotating part, or there will be some motion. That's why these devices are known as the rotating devices.
So motors and generators comes under the rotating devices, whereas the transformer do not come under the rotating device. So if we talk about the syllabus, if we talk about the motors, then in the syllabus, or we can in the part of the motor, we are having the two types of motor. First is the DC motor and second is the AC motor. There are two types of motor. Then motor AC motors are also divided into further category. AC motor, if the supply AC available to us is a single phase, then motor will be single phase AC motor. If the supply available to us is the three phase supply, then the motor will become as the three phase AC motor. थ्री फेज एसी मोटर। तो जिस तरह की सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मोटर को डिज़ाइन किया गया। अगर डीसी मोटर, डीसी सप्लाई पे चलने वाली मोटर है तो डीसी मोटर होगी, अगर एसी पे चलने वाली मोटर है तो एसी मोटर होगी। अगर सिंगल फेज पे चलने वाली मोटर है सप्लाई तो सिंगल फेज एसी मोटर, थ्री फेज चलने वाली मोटर है तो थ्री फेज एसी मोटर। ये थ्री फेज मोटर भी दो तरह की होती हैं, एक होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एक आपके पास होती है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज मोटर जो आप हमारे पास अवेलेबल है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अवेलेबल है, इंडक्शन इंडक्शन मोटर, दिस इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। डीसी मोटर्स जो जनरली स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस मोटर भी होते हैं, स्पेशल पर्पस मोटर, एंड दीज मोटर्स आर स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर क्या होता है, हम जनरली हम क्या कहते हैं, हम सप्लाई देते हैं और मोटर रोटेट करना स्टार्ट करता है, वो कंटिन्यू रोटेट करता रहता है जब तक कि मोटर को हम स्टॉप नहीं करते। स्टेपर मोटर ये है कि हम अगर चाहते हैं कि मोटर एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करे, हम सप्लाई दें और मोटर जो है 90 डिग्री रोटेट करे और फिर रुक जाए, तो मोटर हम इसमें हम एक स्टेप एंगल डिज़ाइन करेंगे 90 डिग्री, मोटर उस पर जाके रुक जाएगा। फिर आप स्विच को दोबारा जब उसको आप सप्लाई दोगे तो फिर वो फर्दर 90 डिग्री मूव करेगा। मतलब not only the 90 degree, whatever the angle we want, in which we want to rotate the motor, we can select that angle in our stepper motor। वो 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 10 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम सिलेक्ट करें कि मोटर कितने एंगल पे रोटेट करे उसके बाद रुक जाए, उसका कितने एंगल पे रोटेट करने के बाद मोटर ऑपरेट, मतलब किस तरह से उसके मोशन को अगर हम अब डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल पर्पज मोटर में जाएंगे और स्टेपर मोटर को यूज़ करेंगे। इसके अलावा पीएमएसएम मोटर्स जो होती हैं, पीएमएसएम मीन्स परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर एक्सेट्रा। तो ये कुछ स्पेशल पर्पस मोटर होती है जो हमको अभी नहीं पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में यूज होती है पीएमएसएम मोटर। So basically, if we divide the category of the motor, we are having the DC motor, we are having the AC motor. AC motors are used in single phase and three phase. Three phase is single phase in three phase inductor and three phase synchronous. And special purpose motors are stepper motor and PMSM motor. अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इन सभी मोटर्स के एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर के को देखते हुए, फर्स्ट ईयर में जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है मशीन, तो उसमें कुछ मोटर्स हैं जिन जो आपको पता होनी चाहिए कहाँ होती हैं, आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सबसे पहले कहता है कि आपके डोमेस्टिक एप्लीकेशन में या सीलिंग फैन की अगर मैं बात करूँ, सीलिंग फैन में कौन सी मोटर यूज होती है, तो कहता है सीलिंग फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है। अगर किसी भी मैं फैन की बात करूँ तो जनरली वो क्या होती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एप्लीकेशन, most of the domestic application, domestic application कौन सी मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्योंकि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कौन सी सप्लाई है, डीसी है, सिंगल फेज है या थ्री फेज है, क्या कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल विच सप्लाईज सिंगल फेस विच एसी। वी सिंगल फेज? इस बात को एकदम याद रखिए क्योंकि आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया है। कोई भी चलते फिरते कहीं पूछ देगा और बोलेगा कि अरे इंजीनियर बन रहे हो, ये भी नहीं पता है, कोई भी बोल देता है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो सिंगल फेज 220 वोल्ट एसी सप्लाई है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज मीन्स सिंगल फेज
220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो हमारे घरों में जब ये सप्लाई आ रही है तो हम इसी मोटर को यूज़ करेंगे। जो भी मोटर हम घरों में लेके आते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन लगा हो, चाहे वो टेबल फैन में लगा हो, या किसी मिक्सी में लगा हो, जहाँ भी आपने सॉकेट से सप्लाई दिया और मोटर ऑपरेट किया, चाहे वो आपके किसी और एप्लीकेशन में हो, कहीं कूलर में लगा है, तो वो सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो सारी सिंगल फेज एसी डिवाइसेस होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप घर में कोई खिलौना खरीद के लाए और उसमें कोई टॉय मोटर लगी हुई है, टॉय मोटर लगी हुई है, तो वो भी आपकी सिंगल फेज एसी होगी। टॉय में जनरली जो मोटर्स होती हैं वो डीसी मोटर होती हैं। जब आप इन मोटर को देखते हैं तो ये बैटरी ऑपरेटेड होती हैं। दीज आर द बैटरी ऑपरेटेड मोटर। बैटरी ऑपरेटेड ऑपरेटेड मोटर। जब कोई खिलौना ले किसी घर में आता है, हम सबने खेले हैं कि टॉय मोटर से, और अभी भी आपने देखा होगा, तो जब आप उसको देखते हैं तो खराब हो जाता है, तो हम देखते हैं उसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, और उसमें आप जब आप सेल लगाते हैं तो उस सेल की वजह से वो पेयर ऑफ सेल हो सकते हैं, 2 सेल या 4 सेल सिस्टम, जितनी हैवी मोटर है, उसके बाद वो टॉय जो है वो अपने वर्क फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट मे बी ए कार, इट मे बी ए ट्रक, इट मे बी ए सम अदर फॉर्म ऑफ द टॉय। लेकिन वो सारी की सारी मोटर चल रही हैं बैटरी से। जो जो हमारे पास छोटी सेल वाइज को हम बोलते हैं, सेल बैटरीज को बोलते हैं। तो एवरेडी की, जो भी हम लेके आते हैं एक्साइड की, तो ये आप उसमें जो जो मोटर है वो डीसी मोटर है। क्योंकि कभी भी बैटरी की जो हम बात करते हैं, बैटरी या सेल जो हम बोलते हैं, इनका इसका मतलब ही है कि वो सप्लाई डीसी देगा। और एसी सप्लाई वो जो है वो है जो ग्रिड से आ रही है। जो ट्रांसफार्मर के बाद आपके मीटर में जो अवेलेबल है, जो घरों के सॉकेट में सप्लाई दी गई, वो आपकी सप्लाई क्या है? सप्लाई एसी है। जो बैटरी में अवेलेबल है वो डीसी है। अगर आप आपके घरों में इन्वर्टर रखा हुआ है तो इन्वर्टर में के साथ एक बैटरी रखी हुई है, तो बैटरी की सप्लाई क्या है? डीसी है। जबकि घरों में क्या आ रही? एसी। इसीलिए बैटरी के साथ क्या है? एक इन्वर्टर यूज किया था। वो इन्वर्टर जो डिब्बा यूज किया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, वो क्यों यूज करते हैं? वो इसीलिए यूज करते हैं कि जो बैटरी ने डीसी एनर्जी को स्टोर किया, उसको हमें एसी में कन्वर्ट करके यूज करना है। तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट या डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए बैटरी का यूज होता है। और अगर हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मोस्टली आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर मिलेगी। 3 फेज इंडक्शन मोस्टली ना 80% केसेस में आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर का ही यूज़ किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही रफ नेचर की होती है, और ये इसकी वर्क किसी भी रफ वर्क एनवायरनमेंट वर्क कर सकती है। इसमें हीटिंग बर्निंग और रीवाइंडिंग की जरूरत नहीं होती है, हीटिंग बर्निंग बहुत कम होती है। तो ये बहुत ही रग्ड नेचर की होती है। दैट इज वाई वी यूज द 3 फेज इंडक्शन मोटर इन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. So these are the few application of the motor. It may be asked in your objective or subjective question कि which motor is being used in the ceiling fan, which motor is used in the industry, which type of motor are generally used in the toys, एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन में कोई भी उठा के दे दिया और बोला कि कौन सी मोटर लगी हुई है, तो आप उससे आइडेंटिफाई करोगे कि इस तरह की मोटर हमारी यहाँ पर कौन सी मोटर वहाँ पे यूज़ हो रही होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, मोटर का एक ब्रीफ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो कहता है मोटर के अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ, मोटर पार्ट्स, कोई भी मोटर हो, उस मोटर में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। एक आपको क्या मिलेगा? फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड पार्ट। और दूसरा क्या है आपके पास? रोटेटिंग पार्ट। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड पार्ट, सेकंड वन इज द रोटेटिंग पार्ट। मोटर में सभी ने देखा है कि आउटर पार्ट जो होता है वो फिक्स होता है, और इनर से एक शाफ्ट निकला होता है, वो रोटेटिंग पार्ट होता है। तो फिक्स पार्ट को जनरली, अगर फिक्स पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इसको नाम दिया जाता है फिक्स पार्ट को योक, या इसको योक बोल देते हैं। और किसी फिक्स पार्ट को नाम दिया जाता है स्टेटर। अगर डीसी मशीन है तो उसको नाम देते हैं हम योक का, इन केस ऑफ द डीसी डीसी मोटर। और अगर एसी मोटर है तो इसको हम नाम क्या देते हैं? स्टेटर। एसी मोटर, ये सिर्फ नाम अलग अलग है। ऐसे ही रोटेटिंग पार्ट जो है, अगर रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन के केस में, इसको नाम दिया जाएगा आर्मेचर। दिस इज नोन एज द आर्मेचर इन केस ऑफ द डीसी मोटर या डीसी मशीन।
और it will be known as the rotor, rotating part, R-O-T-O-R, rotor. Rotor will be the name will be given to the AC. तो हमारी किसी भी रोटेटिंग मशीन में या स्पेशली मोटर में हमारे पास दो तरह के पार्ट अवेलेबल हैं, फिक्स पार्ट और रोटेटिंग पार्ट. द फिक्स पार्ट इज नेम्ड एज द योक इन द केस ऑफ द डीसी मोटर. इट इज नेम्ड एज द स्टेटर इन द केस ऑफ द एसी मोटर. रोटेटिंग पार्ट is named as the armature in case of the DC motor and it is the known as the rotor in case of the AC motor. और ये सिर्फ नाम है, तो इन इन नेम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिक पर्पस वही है. जैसे मैंने कल आपको एक पिक्चर दिखाया था, इफ आई ड्रॉ द 3 dimension पिक्चर ऑफ द मोटर, एनी मोटर, then in all the motors what will happen, the outer part will be the fixed part, this part will be the fixed part. जो आउटर पार्ट है वो रोटेट नहीं करता है, और इनर एक पार्ट होता है जो कि आपको रोटेट करते दिखाई देता है. यहाँ से एक शाफ्ट निकलेगा और दिस विल बी नोन एज द शाफ्ट, एंड शाफ्ट इज द रोटेटिंग पार्ट. रोटेटिंग पार्ट इट मीन्स इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता होगा जिसकी वजह से ये एक पार्ट जो है वो आउटर पार्ट फिक्स है और इनर पार्ट जो है वो रोटेट कर रहा है. दिस इज ए मोटर. अब कुछ पिक्चर्स मैंने डाउनलोड करे हैं आपके लिए, मैं उन पिक्चर्स को शो करना चाहूँगा. जैसे कि अगर मैं इस मोटर की बात करता हूँ, आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? यस सर. ओके. तो अब इस पिक्चर को अगर देखें तो ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये योक का पार्ट है. ये जो आउटर पार्ट है, जो कवर है, जो मशीन को डस्ट से बचाता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मशीन मोटर कहीं भी रखी जाएगी, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रखी जाएगी तो वहाँ पे बहुत सारा आपको फ्लाई मिलेगा, कपड़ा उड़ रहा है ना, कपास वगैरह यूज़ होता है. किसी किसी दूसरी इंडस्ट्री में, किसी आप सीमेंट प्लांट में अगर ले गए मोटर को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा सीमेंट है. तो ऊपर का पार्ट जो आउटर पार्ट होता है जो उसको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, उसे योक बोलते हैं. और वो ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस वाले कलर में. और ये नीचे स्टैंड लगा हुआ है, जिस स्टैंड पे मोटर को रखा जाता है. अब इसमें एक पार्ट होता है जिसको, जो आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज द बेसिकली द मैग्नेट. यहाँ पर मैग्नेट है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ये वाइंडिंग कर दी गई है. दिस इज द वाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इन्होंने इतने पार्ट को स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए इतना पार्ट कट कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा मैग्नेट भी कट गया, अदरवाइज मैग्नेट पूरा यहाँ पे कवर होगा. बेसिकली दिस इज द मैग्नेट एंड दिस वन इज ऑल्सो मैग्नेट. तो मैग्नेट जो है वो किसके साथ फिक्स है? योक के साथ. तो मैग्नेट और योक जो है वो फिक्स पार्ट है. और जब मोटर रोटेट करेगी तो दिस पार्ट विल रोटेट. ये शाफ्ट है, शाफ्ट विल रोटेट एंड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर. ये डीसी मोटर अगर है तो इसका आर्मेचर है, तो दिस पार्ट विल रोटेट, द आर्मेचर विल रोटेट. तो अगर मैं इसको ध्यान में रखते हुए और फ्रंट व्यू से अगर डायग्राम ड्रॉ करूँ, मैं अगर इस वाले पार्ट से यहाँ से डायग्राम ड्रॉ करूँ, इफ आई सी द डायग्राम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम फ्रंट व्यू, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, वो मैं ड्रॉ करता हूँ जो कि जनरली हमको एग्जाम में ड्रॉ करना होता है. तो नाउ कम टू द पार्ट, नाउ द टॉपिक स्टार्ट विद द डीसी मशीन. द हेडिंग इज द डीसी मोटर कंस्ट्रक्शन. तो आउटर पार्ट विल बी द फिक्स पार्ट और नॉन मूविंग पार्ट. तो कल भी मैंने ड्रॉ किया था, सर्किल मुझसे ठीक से ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पे पैड पे, राइटिंग पैड पे, लेकिन आप लोग ड्रॉ करिएगा अपने हिसाब से. ओके. मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि दिस पार्ट इज द आउटर पार्ट एंड दिस पार्ट विल बी द योक पार्ट ऑफ द मोटर. इसको मैं नाम दे देता हूँ. हम फ्रंट व्यू लेके चल रहे हैं, मोटर का फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं. जहाँ कहीं भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, वहीं पे रोक लीजिएगा. तो गिव इट टू द नेम एज द योक, YOKE, योक. जस्ट ए मिनट. तो दिस विल बी द योक, आउटर पार्ट जो प्रोटेक्शन के लिए होता है. अब हमने जो ये डायग्राम यहाँ पर देखा था, उस डायग्राम में क्या था, कहता है योक के साथ आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, मैग्नेटिक अरेंजमेंट लगाया हुआ है.
और डीसी मशीन का जो ब्रीफ हमने कल देखा था उसमें हमें समझ में आया था कि इट शुड हैव टू पार्ट्स, वन इज द कंडक्टर एंड सेकंड इज द मैग्नेटिक फील्ड, और उसी के ध्यान में रखते हुए एक प्रिंसिपल बनाया गया, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर एंड मोटर स्टार्ट रोटेटिंग। तो दिस पार्ट इज द मैग्नेटिक पार्ट। तो मैग्नेटिक पार्ट हम कैसे डिजाइन करते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नाउ वी विल ड्रॉ द मैग्नेटिक पार्ट, लेट मी चेंज द कलर। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक पार्ट क्या यूज़ करेंगे, परमानेंट मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, एक हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम आर्टिफिशियल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करें। तो परमानेंट मैग्नेट हमने यूज़ ना करके हमने आर्टिफिशियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया। क्यों ऐसा यूज़ किया वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 पोल मशीन डिज़ाइन करी, 4 मैग्नेट्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हुए हैं। दिस इज ए 4 पोल मशीन, इट मे बी ए 2 पोल मशीन, इट मे बी ए 6 पोल मशीन, बट द मशीन विच आई हैव ड्रॉन हेयर दिस इज द 4 पोल मशीन। अब ये जो है ये क्योंकि एन और एस पोल है तो इसको कुछ नाम दिया जाता है। अगर मैं इसको नाम दूँ तो दिस विल बी द पोल कोर। पोल का मतलब वही एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल, क्योंकि मैग्नेटिक अरेंजमेंट है तो एन एस पोल बनेंगे, उसी को पोल नाम दे देगा। दिस इज पोल कोर एंड दिस पार्ट जो कि जिसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है जितने भी मैग्नेट्स हैं, दिस पार्ट विल बी नोन एज द पोल शू, SHOE। तो जितने भी 4 मैग्नेट्स हैं सब में इसी तरह से होगा, यहाँ पर पोल कोर होगा, ये पोल शू होगा, यहाँ पर ये पोल कोर है और ये पोल शू है। तो मैं अलग अलग नाम नहीं दे रहा हूँ, सब में आपको समझ में आ गया, एक में नाम दे दिया उसी तरह से सब में इस तरह से पोल कोर और पोल शू ये होगा। अब मैंने बोला कि ये जो पोल कोर और पोल शू जो हैं दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाई वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेट मी ड्रॉ द स्टैंड आल्सो हियर। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट अगर हम यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़, परमानेंट मैग्नेट जो है वो कॉस्टली है, क्योंकि नेचर में परमानेंट मैग्नेट हमें कम मिलता है। तो परमानेंट मैग्नेट कॉस्टली है, उसको यूज़ करने से हमारे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो, मोटर की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं किया। दूसरा कहता है परमानेंट मैग्नेट में क्या है कि अगर एक बार परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, खराब हो गई, हमारे हाथ से निकल गई, वो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो उसको वापस मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कॉस्टली भी है, और एक बार अगर वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डीमैग्नेटाइज अगर हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो वापस उसको मैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता किसी मेथड से। फिर हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम उसको रिप्लेस करके नया लगाएं, और वो इट विल बी लाइक परचेजिंग ऑफ ए न्यू मोटर। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, वाइंडिंग यूज होती है, वाइंडिंग जब खराब होती है तो उनको हम चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज बेस। तो अब हमने यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया। आई थिंक दिस पार्ट विल बी ओके टू ऑल ऑफ यू। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक फील्ड वाइंडिंग लिया और उस फील्ड वाइंडिंग को इस मैग्नेट पे लेकर के आए और यहाँ पर इसको बाउंड कर दिया, इस मैग्नेट पे आ गया। फिर वही फील्ड वाइंडिंग यहाँ से आया सेकंड वाले मैग्नेट पे, सेकंड मैग्नेट पे बाउंड होगा। फिर वही फील्ड वाइंडिंग थर्ड वाले मैग्नेट पे आया, थर्ड वाले पे बाउंड होगा। फिर यहाँ से निकल करके गया फोर्थ वाले पे, फोर्थ मैग्नेट पे बाउंड होगा। और फिर यहाँ से निकल करके ये वापस यहाँ पर प्लस और माइनस, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी माइनस। तो द नेम ऑफ दिस वाइंडिंग इज बेसिकली द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। क्या कोई बता सकता है कि फील्ड वाइंडिंग में कौन सी करंट होनी चाहिए? Can anyone tell which current should flow in the field winding? Which current means AC current or DC current? Simple question. The name of the motor is DC motor. The supply which we will provide to the motor will be the DC supply. तो मशीन के बाहर जो दो टर्मिनल निकलेंगे वहां पर सप्लाई कौन सी दी जाएगी? सप्लाई डीसी दी जाएगी। सप्लाई अगर डीसी देंगे तो कौन सा करंट फ्लो करेगा? सप्लाई अगर डीसी देंगे तो करंट का नेचर कैसा होगा? डीसी नेचर का करंट होगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके। तो अब यहाँ पर जब करंट का फ्लो होगा तो हमारे पास अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें, अगर मैंने इस बोला कि इस वाले को एन पोल डिज़ाइन किया, तो हम चाहेंगे कि ये वाला पोल जो है वो एस पोल हो। फिर ये वाला एस के बाद ये एन पोल है तो ये वाला पोल क्या हो, फिर से एस पोल हो, एन एस एन एस। 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 एन एस
अल्टरनेट एन एस पोल हमको क्रिएट करने होते हैं। अब ये अल्टरनेट एन एस पोल क्यों क्रिएट करने होते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर हमें अल्टरनेट एन एस पोल क्रिएट करने हैं तो हम कैसे क्रिएट करें ये अल्टरनेट एन एस पोल। तो कहता है कि अगर हमने यहाँ पर वाइंडिंग को फॉर एग्जांपल हमने क्लॉकवाइज रखा, यहाँ पर ये वाइंडिंग क्लॉकवाइज अगर इस तरह से है, तो उससे क्या होगा, आपको करंट का फ्लो आउटवर्ड मिलेगा। मैं कैमरा ऑन करके थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? इफ़ यू विल पिन मी देन यू विल बी एबल टू सी मी। मेरा कैमरा अभी ऑन है, आपको दिख रहा हूँ मैं? यस सर। ओके। तो हमारे पास जो करंट के फ्लो का जो करंट के फ्लो की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्शन को हम राइट हैंड स्क्रू रूल से देखते हैं कुछ इस तरह से। और दी फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। इट मीन्स दिस इज माई राइट हैंड। इन द राइट हैंड अगर मैं इसको इस तरह से मूव करूंगा, देन इफ द करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ दीज फिंगर, then the direction of flux will be upward direction. If the current is flowing in this direction, the direction of current will be downward direction. अब जो हमने पोल डिजाइन किया है, मान लीजिए कि ये पोल है, जिस पोल की मैं बात कर रहा हूँ, इफ दिस वन इज द एन पोल, और इस पोल में मैंने जो वाइंडिंग किया, उस वाइंडिंग का अरेंजमेंट मैं इस तरह से रखूँ जैसे वाइंडिंग इस तरह से अगर फ्लो कर रही है, वाइंडिंग में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन, द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स विल बी डाउनवर्ड। और वाइंडिंग में करंट अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स विल बी अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम कुछ डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो आते हैं अपने डायग्राम पे। तो अब कहता है कि हमने यहाँ पर जो वाइंडिंग में जो करंट का फ्लो है, अगर मैं उस करंट के फ्लो को फॉलो करूँ, तो कहता है कि थंब डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। इट मीन्स इट फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोल। क्योंकि फ्लक्स यहाँ से आउटवर्ड आ रहा है, तो एन पोल में सबको पता है कि फ्लक्स आउटवर्ड आता है, और यही फ्लक्स जो है वो एस में जा करके एंटर करेगा, क्योंकि हमने इसको एन पोल बनाना हम ये चाहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस वाले में जो हम वाइंडिंग का अरेंजमेंट रखेंगे, तो अगर फर्स्ट वाले केस में मैंने कहा कि वाइंडिंग क्लॉकवाइज थी, तो सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग को करंट का फ्लो कर देंगे। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। हमें ये ध्यान रखता है कि जितने भी पोल हैं, तो जो डिज़ाइन कर रहा होता है उसे नहीं पता होता है कि एन है, एस है, एन है, एस, उसे ये पता होता है पहले वाले में अगर क्लॉकवाइज बाउंड कर दिया है तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज होगा, तीसरे वाले में क्लॉकवाइज है तो फोर्थ वाले में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब इस तरह से होता है तो हम ये पता होता है कि पहले वाले में करंट जब फ्लो करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली करंट जो है उसके बगल वाले पोल में होगी। थर्ड वाले में फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्थ में फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हर एक अल्टरनेट पोल में करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वाइंडिंग एक बार क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉक, एक बार क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉक। इससे क्या होगा, अगर एक पहला पोल अगर एन बनेगा तो दूसरा एस बनेगा, तीसरा एन बनेगा, फोर्थ वाला एस बनेगा। तो यहाँ पर जो भी एन ने फ्लक्स को प्रोड्यूस किया, वो फ्लक्स अब एन से फ्लो करेगा और एस में जा करके यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जो एन से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो एस में जा करके यहाँ पर एंटर हो जाएगा। ये एन वाला फ्लक्स यहाँ पर एस में जाके एंटर होगा, ये एन वाला जो फ्लक्स है वो एस में। तो इस तरह से यहाँ पर फ्लक्स की डायरेक्शन क्रिएट हो जाएगी, और फ्लक्स जो है वो एन एस पोल के हिसाब से अपना सेटअप हो जाएगा, एन से आउटवर्ड और एस में जाकर के इनवर्ड कुछ इस डायरेक्शन में। अब आप इस डायग्राम को अगर देखें, तो कोई भी फ्लक्स ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को कट कर रहा है। यहाँ पे सारा का सारा फ्लक्स सेटअप हुआ और एन से एस में जाकर के सेटअप होकर यहाँ पे हो गया, इस तरह से आ गया। ये तो कंस्ट्रक्शन वो है जो कि हम मशीन में ड्रॉ करते हैं, जो एक्चुअल होता है, तो वो हम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और क्यों करते हैं वो बता दिया कि एन एस पोल क्रिएट किया अल्टरनेट, और एन एस पोल में जितना भी फ्लक्स क्रिएट हुआ, कोई भी फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, और प्रॉपर मशीन की रनिंग हो रही है। अब देखिए, अगर मैं गलती ऐसी करूं कि मैं यहाँ पर एन पोल और एस पोल को अल्टरनेट नहीं करूं, जो मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया था, पहला क्वेश्चन मेरा था कि एन और एस पोल अल्टरनेट कैसे बनाए जाते हैं, तो वो हमने वाइंडिंग अरेंजमेंट से बना दिया। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर मैं गलती से अल्टरनेट एन एस पोल ना करूँ, मैंने यहाँ पर एन क्रिएट किया, यहाँ पर भी एन कर दिया, इसके सामने वाले को एस कर दिया और इस वाले को भी हमने एस कर दिया, तब क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अब ये एन से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो आउटवर्ड जाएगा, इस एन से जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड जाएगा, ये एस फ्लक्स को रिसीव करेगा, ये भी फ्लक्स को रिसीव करेगा। अब यहाँ से कुछ फ्लक्स आया, यहाँ पर चला गया एन से आउटवर्ड, एस में जाकर के इनवर्ड, एन से कुछ फ्लक्स यहाँ पर आया, यहाँ पर जाकर के इनवर्ड चला गया इस डायरेक्शन में।
एन का कुछ फ्लक्स जो है वो यहाँ से निकला, वो यहाँ जाके एस में जा करके इंटर कर गया यहाँ पर, और यहाँ से एन से कुछ फ्लक्स आया, वो यहाँ जा करके एस में इंटर करेगा। तो बीच में कुछ ऐसा रीजन मिलता है जहाँ पे फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और फ्लक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी जो जिसमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एक दूसरे को नलीफाई करेगा, रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फ्लक्स दे रहे हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर फ्लक्स होगा तो नेट फ्लक्स जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट बन करके आया, यहाँ पे फ्लक्स एक दूसरे को एयर में कट कर रहे हैं और ये हम नहीं चाहते। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पोल्स को जब भी क्रिएट किया तो कभी भी ऐसा नहीं किया कि एन के बगल में एन आ जाए, एस के बगल में एस आ जाए। हम अल्टरनेट एन और एस पोल ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, जो एक्चुअल इसके नेम है वो मेंशन कर देता हूँ। This will be the N pole, this will be the S pole, this will be the N pole, this will be the S pole. I think this part will be okay. अब ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमने जो कॉपी पे अभी ड्रॉ कर दिया, ये उस पार्ट पे अरेंजमेंट है कि हमारे मोटर का योग क्या होगा, योग के इन साइड में लगे हुए पोल्स कैसे होंगे, किस तरह से अरेंज किए जाएंगे, क्या उसकी वाइंडिंग होगी, क्या वाइंडिंग में करंट होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, किस तरह से पोल्स बनेंगे, और एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट बन जाएगा। जैसे ही करंट का फ्लो होगा एक मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट हमारे पास बन गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड अरेंजमेंट में हमको कंडक्टर रखना है, क्योंकि लॉ बोलता है व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड तो बना लिया, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमको एक कंडक्टर रखना है। कंडक्टर मतलब एक वायर को रखना है। तो उसको देखते हैं, एक बार रियल पिक्चर देखते हैं। तो जो आपके पास ये पिक्चर मैंने शो की थी, ये जो आर्मेचर आपको दिख रहा है, दिस इज द आर्मेचर पार्ट, यू आर एबल टू सी, शाफ्ट से लगा हुआ पूरा आर्मेचर का पार्ट है। इस आर्मेचर में स्लॉटिंग की जाती है, एंड स्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। स्लॉटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे शो किया है स्लॉटिंग, दिस इज द आर्मेचर एंड दिस आर्मेचर इज स्लॉटेड। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज ए स्लॉट, यहाँ पर टीथ स्लॉट अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर दिस इज ए टीथ, दिस वन इज टीथ, दिस वन इज टीथ, और इन दोनों टीथ के बीच में एक स्लॉट है, जिस स्लॉट के अंदर से वायर निकल करके आ रहे हैं, जो जिसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं। अब ये वायर कैसे आ रहे हैं, ये वायर इस वाले स्लॉट में, मतलब जहाँ से हो करके वायर गुजर रहा है उसको स्लॉट बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस वन इज टीथ, मतलब दिस वन इज टीथ, टी डबल ई टीथ, जो हमारे टीथ होते हैं। और हमारे दोनों टीथ के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, कभी हमारे कुछ फंस जाता है दांतों में तो उसको हम निकालते हैं किसी उससे कह सकते हैं कि वुडन जो हमारे पास चीज होती है। तो यहाँ पर दो टीथ के बीच में जो हमने स्लॉट प्रोवाइड किया, और इस स्लॉट में क्या है, कंडक्टर यहाँ से गया और यहाँ से जा करके फिर वापस यहाँ से घूम करके यहाँ पर कंडक्टर आ गया, फिर वो यहाँ से मूव करके दूसरे स्लॉट में गया होगा यहाँ पर, और वहाँ से मूव करके पीछे से वो यहाँ आ गया। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द टीथ स्लॉट अरेंजमेंट, टीथ स्लॉट अरेंजमेंट। इज दिस ओके टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया क्या होता है टी स्लॉट अरेंजमेंट? इज देयर एनीवन लिसनिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये टी स्लॉट अरेंजमेंट जो है, अब आपका सवाल ये हो सकता है या आपके मन में आ रहा हो कि सर जरूरत क्या है इसको बनाने, समझ में तो आ गया कि टी स्लॉट अरेंज, लेकिन जरूरत क्या बनाने की? अब जरूरत ये है कि ये जो पार्ट है, दिस इज द रोटेटिंग पार्ट, और ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा, इनर पार्ट है, इसमें ये लगा हुआ शाफ्ट है, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ इसके साइज को। तो ये इसमें लगा हुआ शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है ये रोटेट करेगा, दिस शाफ्ट विल रोटेट। तो इसमें लगा हुआ ये कम्यूटेटर रोटेट करेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो रोटेट करेगा। अब मैं अगर नॉर्मल वायर को ऐसे ही लपेट के या कुछ कुछ नॉर्मल से अरेंजमेंट में अगर मैं लगा दूँ और मोटर रोटेट कर रही है, और मोटर की स्पीड अगर 1000 आरपीएम है, कि 1 मिनट में वो 1000 बार रोटेट कर जाता है, 1000 चक्कर पूरे कर लेता है 1 मिनट में, इतनी स्पीड से जब मोटर रोटेट करेगा तो नॉर्मल वाइंडिंग अगर मैं लगा के रख दूंगा तो क्या हो जाएगी, वाइंडिंग खुल जाएगी, और वो वाइंडिंग जो है वो पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देगी। अब आपकी मोटर चलेगी और आपको ऐसा होगा कि वाइंडिंग सारी खुल गई, उलझ गई, फंस गई, मोटर में खराब हो गया, मोटर एकदम बेकार हो गई। तो यहाँ पर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंजीनियर ये है कि हम मोटर में वाइंडिंग को कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में प्रोवाइड करें कि मोटर जब रोटेट करे तो वाइंडिंग प्रॉपरली उसके साथ मैकेनिकली फिट हो। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि हाई स्पीड में वाइंडिंग खुल करके ओपन होकर के बाहर आ जाए और खराब हो जाए मोटर। तो हमने यहाँ पर टी स्लॉट अरेंजमेंट जो है प्रोवाइड करें।
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जब मोटर रोटेट भी करेगा तो वाइंडिंग के लिए स्पेस नहीं है बाहर आना, और इसको एकदम टाइटली बाउंड किया गया। यहाँ पे अगर इस वाले डायग्राम में देखें तो दीज वाइंडिंग्स आर टाइटली बाउंड। पहली चीज़ तो ये एकदम टाइट बाउंड है, ये खुल नहीं सकती। अगर खुलेगी तो इन दोनों टीथ के बीच के स्लॉट में ये फंसी हुई है, जिससे कि ये बाहर नहीं आ सकती। तो दिस अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इन आवर मोटर, इसको हमें करना पड़ता है, जरूरी है ये मोटर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और ये स्लॉट अगर मैं अलग से ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये स्लॉटिंग कैसे होती है, मैं इधर साइड में ड्रॉ करता हूँ। स्लॉटिंग में यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज लिख देता हूँ। टीथ स्लॉट अरेंजमेंट, टीथ स्लॉट अरेंजमेंट। इसे स्लॉटिंग, एस एल ओ डबल टी एंड स्लॉटिंग इन मोटर, ये भी नाम देते हैं। टी स्लॉट अरेंजमेंट या स्लॉटिंग इन मोटर क्यों करते हैं ये मैंने भी आपको बताया। कैसे करते हैं तो मैं बताऊँ, ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि यहाँ पर आपने ये स्लॉट कट किया, ये टीथ हो गया, फिर स्लॉट कट किया, फिर ये टीथ हो गया। ये पूरा सर्कुलर शेप में है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूँ इस तरह से आएगा ये। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेगा। और ये तो इसको अगर मैं नाम बोलूँ तो दिस विल बी द टीथ एंड दिस वन इज ऑल्सो टीथ। In between these two teeth, this part is the slot। यहाँ पे स्लॉट हो गए। और इन स्लॉट्स में क्या है, आपके पास कंडक्टर है। यहाँ पर अब कंडक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में तो वो कुछ सर्कुलर शेप में हम शो कर देते हैं कि ये कंडक्टर है। शायद आपने पहले किसी से पढ़ा भी होगा कि अगर यहाँ पे कंडक्टर को सर्कुलर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर सर्किल में मैं डॉट बना दूं तो करंट आउटवर्ड आ रहा है, क्रॉस बना दूं तो करंट इनवर्ड जा रहा है। तो दीज आर द कंडक्टर्स, इनको बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स। आर्मेचर कंडक्टर, ये जो मैंने अरेंजमेंट आपको दिखाया एक्चुअल पिक्चर में, उसको मैंने डायग्राम में जब ड्रॉ किया तो वो हो गया। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास शाफ्ट है जो आपको दिखाई कर सकता है रोटेट करते हुए। और अगर मैं इन स्लॉटिंग को और करेक्टली ड्रॉ करूं तो ये स्लॉट कुछ ऐसे होंगे कि ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर स्लॉटिंग भी कई तरह से होती है। दूसरा जो स्लॉट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। मैंने आपको पूरी लैब आज करा दी, जो भी लैब मुझे बताना था वो मैंने आपको आज ही बता दिया। तो अब इसको अगर मैं देखूं तो दिस इज ए टीथ, दिस वन इज ऑल्सो ए टीथ, and this part is this gap where the winding will exist, this part will be the slot, SNOT slot. This is figure number 1 and this is figure number 2। तो अब यहाँ पे जो स्लॉट वाला जो मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर जब कंडक्टर होगा तो आप समझ सकते हो कि जो भी कंडक्टर यहाँ पर होगा जब मशीन रोटेट करेगी तो उसके लिए बाहर बाहर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए, मैकेनिकली अनफिट होने के लिए कोई स्पेस नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कंडक्टर यहाँ पे आपको मिलेगा। ओनली दिस मच स्पेस इज गिवन हियर, जिससे कि स्लॉटिंग में जब वायरिंग की जा रही है, जब कंडक्टर को फिट किया जा रहा है तो उसके लिए स्पेस दिया गया। अदरवाइज इस स्पेस में कंडक्टर जब आएगा तो मशीन जब रोटेट करेगी तो इट विल हैव वेरी लेस स्पेस टू कम आउट फ्रॉम द स्लॉटिंग। एंड बिकॉज द कंडक्टर्स आर properly fitted and properly tightened so that the जो भी हमारे पास कंडक्टर हैं वो कभी भी बाहर आ नहीं पाते। तो इस तरह का हमें प्रॉपर मैकेनिकल अरेंजमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आई थिंक दिस पार्ट विल बी ओके टू ऑल ऑफ यू। हमने क्यों करी है स्लॉटिंग, किस तरह से एक्चुअल में होती है और किस तरह से डायग्राम में शो की जाती है। अब हम इसको अपने डायग्राम में, जो हम मशीन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, उसमें हम इसको शो करने की कोशिश करते हैं। कैसे शो करेंगे, तो कहता है सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे आर्मेचर। तो हमने आर्मेचर को ड्रॉ किया। दिस इज द आर्मेचर और रोटेटिंग पार्ट।
और इस आर्मेचर में हमने क्या किया, स्लॉटिंग कर दी, जो मैं अभी बता रहा था, these are the slots। टी स्लॉट अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नोन एज द armature, this is the teeth, and this one is the slot, this is T slot arrangement। और इसमें आपके पास यहाँ पर कुछ कंडक्टर्स मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर इन स्लॉट्स में कंडक्टर होंगे जिनको मैं इन सर्किल से रिप्रेजेंट करूँगा। तो दीज आर द आर्मेचर कंडक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग, कंडक्टर से मिलकर की वाइंडिंग बनेगी। तो ये जो पार्ट है जो यहाँ पे स्लॉट में जो दिए गए, दीज आर द आर्मेचर कंडक्टर्स, जिसके लिए हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द कंडक्टर्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो यहाँ पर बन रही है, पोल कोर पोल शू जो है ये क्या बना रहे हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now these conductors are placed in this magnetic field, so the force will act on the conductor. It is also, armature conductors are also known as armature winding। ठीक है, इसके बाद इतना हमने समझ लिया। अब मैं वापस इस डायग्राम पे आता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है डायग्राम, सबसे पहले मैंने आपको ये डायग्राम शो किया, आउटर पार्ट योक का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड, फिर इनर रोटेटिंग पार्ट जो आर्मेचर है, उस आर्मेचर को हमने यहाँ शो किया, दिस इज द आर्मेचर रोटेटिंग पार्ट, आर्मेचर में स्लॉटिंग और कंडक्टर। अब बात आती है ये क्या लगे हुए हैं, व्हाट आर दीज। So these are known as the segments and even the commutator segment। तो मैंने आपसे कल कहा था कि आप पढ़ के रखिएगा, मैं पूछूंगा। तो these are the commutator segment, और इसके ऊपर क्या होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है, जो सॉरी इसके ऊपर एक फिक्स पार्ट होता है ब्रश का, जो कि इस पर फिक्स होता है। जरा मैं इसको ही सर्च करता हूँ, आपको थोड़ा बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। कम्यूटेटर ब्रश, ये देखिए जो डायग्राम मैंने अभी आपको शो किया था वो कुछ इस तरह से था। ये इस तरह का जो बताना चाह रहा हूँ वो ये डायग्राम है। जो मैंने कम्यूटेटर जो अभी दिखाए थे वो ये लग बने हुए हैं, जो मैं अभी पिक्चर में शो करता हूँ। यहाँ पर जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द कम्यूटेटर पार्ट। और इसको जब मैं यहाँ पे शो करूँगा तो कहता है कि वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा जाएगा, तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। इस पे यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये ब्रशेस है। तो रियल पिक्चर अगर देखें तो कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे आपको रोटेट करते हुए दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर। आर यू एबल टू सी दिस रोटेशन, दिस मशीन इज रोटेटिंग, आर यू एबल टू सी दिस रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन? यस सर। ओके, तो अब ये जो मशीन जो यहाँ पे रोटेट कर रही है, इसमें क्या है बेसिकली बताना चाहते हैं कि अब ये जो पार्ट जो रोटेट कर रहा है, देखिए इसमें जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है, वाइंडिंग है, आर्मेचर की वाइंडिंग रोटेट कर रही है। कम्यूटेट यहाँ पर ये जो जहाँ पर एरो बना हुआ है, रोटर क्वाइल्स जो लिखा हुआ है, ये रोटर क्वाइल रोटेट कर रहा है। रोटर क्वाइल के आगे क्या लगा हुआ है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर भी रोटेट कर रहा है। कम्यूटेटर से लगा हुआ शाफ्ट है वो भी रोटेट कर रहा है पूरा इस तरह से रोटेशन में। Just give me 2 seconds, charging is required in my laptop। ओके, तो यहाँ पर जितना भी रोटेटिंग पार्ट है उसका नाम यहाँ पे दे दिया रोटर क्वाइल्स, जिसको हमने नाम दिया आर्मेचर क्वाइल। तो आर्मेचर कंडक्टर्स आर रोटेटिंग। इसके साथ लगा हुआ कम्यूटेटर, ये दिस पार्ट इज आल्सो रोटेटिंग, शाफ्ट इज रोटेटिंग। लेकिन ये जो ब्रेसेस आपको दिख रहे हैं, दीज आर, ये लिखा हुआ है, दीज आर द ब्रेसेस,
these brushes are not rotating. अब आप इस चीज को इमेजिन करिए कि आपकी जो मशीन है, एक रोटेटिंग मशीन, उसमें एक जो आउटर पार्ट है वो फिक्स पार्ट है, एक इनर पार्ट जो है वो रोटेटिंग पार्ट है। मशीन में आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो, अब आप जिस पार्ट से सप्लाई दे रहे हो, जिन वायर से सप्लाई दे रहे हो, वो वायर जो करंट है वो रोटेटिंग जो कंडक्टर अंदर अंदर जो कंडक्टर रखे हुए हैं, दीज आर द रोटर कॉइल्स। अभी कॉइल रोटेट कर रही है। अब आप इस चीज को सिर्फ इमेजिन करिए कि जो रोटेटिंग पार्ट जो है, जो रोटेट कर रहा है, वहां तक आपको करंट पहुंचानी है। उस करंट को पहुंचाने के लिए आपने एक वायर लगा दिया, प्लग में लगा दिया, और जब प्लग में लगाया तो करंट वहां तक पहुंची। तो जो आपका जो वायर है वो वायर क्यों नहीं घूमता है? जो आपने प्लग में वायर लगाया है जिससे सप्लाई जा रही है, दैट वायर शुड ऑल्सो बी रोटेट, बट इट डू नॉट रोटेट। ये क्या होता है? ये रोटेट नहीं करता है, ये फिक्स रहता है अपने पार्ट पर। तो कुछ तो अरेंजमेंट यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड किया गया होगा जिसकी वजह से ये प्रॉपर आपको दिखाई पड़ रहा है। दिस इज अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया कि फिक्स पार्ट और रोटेटिंग पार्ट के बीच में करंट को प्रॉपरली ट्रांसफर करने के लिए इन्होंने ब्रश अरेंजमेंट को यूज़ किया। तो मैं कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट को यहाँ पे ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट, मतलब अब आप एक अरेंजमेंट ऐसा सोचिए कि मशीन के अंदर जो, जब भी हम एक डायग्राम बनाते हैं, अब जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने मोटर का बनाया, कहता है ये एन पोल हो जाएगा और ये एस पोल हो जाएगा, एस पोल। और इस एन और एस पोल के बीच में हमने क्या रख दिया? एक कंडक्टर रख दिया। इस कंडक्टर को हमने सप्लाई दी, और ये सप्लाई आप कहाँ से दे रहे हो? आपने कोई सोर्स पे लगा करके प्लस माइनस आपने एक वायर उठाया, अपने घर पे ले गए वायर, और इस वायर को आपने सॉकेट में सप्लाई दी। इस तरह से आपने ले जा करके इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपने कहा कि अब इसमें करंट का फ्लो होगा। ये हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। अब ये क्या करेगा? रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो जब ये रोटेशन स्टार्ट करेगा तो साथ में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे इसके साथ। और जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ तो वायर पूरा उलझ जाएगा, पूरा सिस्टम मिसमैनेज हो जाएगा। क्या कभी ऐसा होता है आपके घर में जो मोटर है, कभी आप सप्लाई देते हो तो वो अंदर वाले पार्ट के साथ मोटर भी रोटेट करना, कब एक्सटर्नल वायर भी रोटेट करे? ऐसा कभी होता है क्या? कभी देखा आपने ऐसा? नो सर। नहीं होता ना। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? एक ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे बनाना है, इस वाले पार्ट पे हमको एक ऐसा अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड करना है, जो अरेंजमेंट यहाँ पर जो वायर जो आ रहे हैं वो वायर जो है वो फिक्स हो जाएं, दीज आर द फिक्स पार्ट। और जो इनर वाला जो कंडक्टर है वो रोटेट करे, क्योंकि उसको तो रोटेट करना ही है, मोटर की रिक्वायरमेंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर नेगेटिव फील्ड में वो तो रोटेट करेगा। अब यहाँ पर फिक्स पार्ट और ये रोटेटिंग पार्ट, तो हमने इसके बीच में एक अरेंजमेंट यूज किया जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट। और इस कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट में खास बात यह है कि जो कम्यूटेटर पार्ट है, दिस इज रोटेटिंग पार्ट, रोटेटिंग, और जो ब्रश वाला पार्ट है दिस इज फिक्स्ड पार्ट। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, एक ऐसा वायर बनाया कि इसमें एक पार्ट रोटेट कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो फिक्स पार्ट है। तो द पार्ट which is in the motion, that part will be known as the commutator, and the part which is fixed is known as the brushes. So this is known as basically the commutator brush arrangement. अब अगर मैं इस वाले पिक्चर को दोबारा आपको दिखाऊं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। कम टू दिस पिक्चर, ओके। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो ब्रशेज हैं, यहाँ जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर रोटेटिंग है, कम्यूटेटर इज ऑल्सो कैरिंग द करंट, ब्रशेज आर ऑल्सो कैरिंग द करंट, बट द कम्यूटेटर इज रोटेटिंग एंड कैरिंग द करंट, ब्रशेज आर फिक्स्ड एंड कैरिंग द करंट। तो जब भी हम कनेक्शन करेंगे, जो सप्लाई से जो वायर आ रहा होगा, जो सप्लाई करंट जो प्रोवाइड कर रही होगी, जो एक्सटर्नल हमारे पास सोर्स है, उससे कनेक्ट कहाँ किया जाएगा? ब्रशेस पे, क्योंकि हमें बाहर जो हमारे पास वायर है जो हम प्लग में लगाते हैं उसको हमें रोटेट नहीं कराना है। So that wire will be connected to these brushes. Now brushes will carry the current, or then these brushes will transfer this current to the
कम्यूटेटर, एंड कम्यूटेटर इज ऑल्सो ए कंडक्टिंग वायर, ये भी करंट कैरी करेगा, लेकिन वो करंट का ट्रांसफर एक रोटेटिंग पार्ट से, एक फिक्स पार्ट से एक रोटेटिंग पार्ट में हुआ, एंड द कंप्लीट अरेंजमेंट हैज बिकम द मोटर अरेंजमेंट। और इसके अलावा मोटर कम्यूटेटर अरेंजमेंट क्या करता है, एक और भी काम करता है, इट ऑल्सो कन्वर्ट द कम्यूटेटर ब्रश अरेंजमेंट, इट इज ऑल्सो मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैं सिंपल लिख देता हूँ, इट इज मैकेनिकल रेक्टिफायर, ऑल्सो known as मैकेनिकल रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर क्यों? क्योंकि ये डीसी को एसी या एसी को डीसी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से कन्वर्ट करेगा। अब आप बोलोगे डीसी को एसी करने की क्या जरूरत है? वो जरूरत ये है कि यहाँ पर जो सप्लाई आप ब्रशेस से प्रोवाइड कर रहे हो, अब मैं इसको और सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह से आपने कहा कि ये आर्मेचर कम्यूटेटर और इसके ऊपर लगे हुए ये ब्रशेस, ये हो गया ब्रश। तो ये पार्ट तो रोटेट करेगा, लेकिन ये पार्ट जो ब्रशेस वाला पार्ट है ये फिक्स रहेगा, सप्लाई आएगी। जो सप्लाई आप बाहर से मोटर को दे रहे हो ये सप्लाई डीसी है, ये यहाँ से करंट का फ्लो कर रहा है, लेकिन हमें मोटर में इनसाइड जो सप्लाई रिक्वायर्ड है एज पर द प्रिंसिपल दैट सप्लाई वी नीड हेयर द सप्लाई एसी। So that's in order to convert the supply DC into supply AC, we use the commutator brush arrangement. That is why it is also known as the mechanical rectifier. अब वो convert कैसे करता है? This part will be covered in our थर्ड ईयर सिलेबस और सेकेंड ईयर सिलेबस इन द कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जो बेसिक है कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे फिक्स पार्ट रोटेटिंग पार्ट अरेंज है और किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब वापस आते हैं अपने इस डायग्राम पे। तो इस वाले डायग्राम में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली चीज को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नाउ समवन इज सेइंग गिव द अटेंडेंस पासवर्ड। तो आप अटेंडेंस के लिए आए क्या क्लास में? अटेंडेंस पासवर्ड तो इतना कॉमन है कि सभी को पता है क्या पासवर्ड है। तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट कम्यूटेटर, दिस हेयर वी विल शो द कम्यूटेटर पार्ट। मैं इसको नाम देता हूँ, दिस इज द कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के ऊपर हमने ब्रशेस लगा रखे हैं करंट को ट्रांसफर करने के लिए। तो दीज आर द ब्रशेस, मैं इसको नाम देता हूँ, दीज आर द ब्रश, कम्यूटेटर ब्रश। और वो पार्ट जो हमको दिखाई देता है रोटेट करते हुए मोटर में, जिसको हम शाफ्ट का नाम देते हैं, दैट पार्ट मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, काउंट कर लेता हूँ। दिस इज द शाफ्ट पार्ट जो कि मशीन से बाहर निकला होता है, जो हमको दिखाई देता है रोटेट करते हुए। दिस इज बेसिकली द शाफ्ट। So this is the complete construction of a DC machine, starting from the fixed part and end towards the moving part, which is the rotating part of the machine, and how the rotating part and the fixed part are connected with each other, and how the current is being transferred there. So that part is covered by me in the today's lecture. I think this will be understood to all of you. अब इन सब चीज़ों को जब आप नोट्स में देखेंगे या किसी बुक में देखेंगे तो इन सब के बारे में लिखा होगा सिंपल वर्ड में। स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते चलिएगा। योग के बारे में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योग, आपको योग के बारे में लिखना होगा। देन व्हाट इज पोल कोर, व्हाट इज पोल कोर, व्हाट इज पोल शू, एंड उसका डिफरेंस, अल्टरनेट क्यों होते हैं, अल्टरनेट एन एस पोल क्यों लगाए जाते हैं और किस तरह से लगाए जाते हैं, वो पार्ट। Then come to the rotating part. Rotating part is known as the armature. Armature में armature core, armature T-slot arrangement. Why the T-slot arrangement is provided? What are the armature conductors and how the commutator brush arrangement works? All these things I have covered in this lecture. एक क्वेश्चन अभी रह गया, इसको मैं अभी कवर कर देता हूँ। अगर मैं पोल कोर और पोल शू को देखूँ तो पोल कोर एरिया जो मैंने यहाँ पे नाम दिया है, दिस इज द पोल कोर and this is the pole shoe area. The pole shoe area is larger than the pole core area. तो मैं लिख देता हूँ, question is pole shoe area is greater than pole core area. ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने ऐसा देखा। Why the pole core area is less than pole shoe area? तो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हमने डिजाइन किया? सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल डिजाइन कर दिया, अच्छा लग रहा था इसलिए ऐसा बना दिया, या कोई स्पेसिफिक रीजन होता है?
पहला तो ये कि एक मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो हमारे पास पोल है वो कुछ इस तरह से मैंने बनाया। यहाँ पर दिस इज द शेप ऑफ द पोल, और इसके ऊपर जब मैं कोई वाइंडिंग बाउंड करूंगा, तो मैंने अगर वाइंडिंग लेकर के आया, यहाँ पे वाइंडिंग दिया, तो जब यहाँ पर मशीन जब रोटेशन में होगी, इन केस आई डिजाइन द कोर इन सच अ मैनर, इन केस आई डिजाइन द कोर इन सच अ वे, कि पोल कुछ इस तरह से बने हुए हैं, और इस तरह के पोल के ऊपर ला करके मैंने आपको बोला कि आप वहाँ वाइंडिंग कर दीजिए। अब आपने इसके ऊपर ला करके वाइंडिंग किया, तो पहली चीज़ तो ये कि मशीन क्योंकि रोटेटिंग मशीन है, और जब भी रोटेशन होगा तो इसमें वाइब्रेशन भी होंगे, जब वाइब्रेशन होंगे तो यहाँ पर ये वाइंडिंग जो है लूज हो सकती है, ये बाहर आ सकती है, कहीं मशीन के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करती है। मतलब हो सकता है कि वाइंडिंग कहीं यहाँ पर आ जाए, जो रोटेटिंग पार्ट है उसके साथ ये वाइंडिंग उलझ जाए, या उसके साथ ऐसी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो हम ये नहीं चाहते, हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर एरिया को चेंज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, अब कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से कर दी पोल शू की, या अभी मैं अगर आप कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ पर पोल बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ जो मैंने फर्स्ट वाले फिगर में बनाया, तो अगर मैं इस तरह बनाता हूँ, तो यहाँ पर जो एक टर्न होगा, यहाँ पे सेकंड टर्न होगा, ये थर्ड टर्न होगा, तो आप मटेरियल कंपेयर करें, तो कहता है जब आपने यहाँ पर एरिया कम कर दिया, पोल कोर का एरिया जब लेस देन पोल शू एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया, इन दिस केस तो यहाँ पर एक टर्न में जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसको अगर हम इस वाले मटेरियल से कंपेयर करें, तो कहता है कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम डिज़ाइनिंग चेंज करेंगे तो मटेरियल रिक्वायर्ड में चेंजेस आएंगे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड इन दिस केस, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मटेरियल मतलब कंडक्टर मटेरियल या फिर पोल मटेरियल, मटेरियल रिक्वायर्ड will be less than in comparison to this case. कहता है एक तो कोर का साइज, पोल का साइज बड़ा हो गया, तो वहां पे ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा। वाइंडिंग का टर्न जो है वो ज्यादा एरिया कवर करेगा, तो एक टर्न को कंप्लीट करने में ज्यादा कंडक्टर मटेरियल लगेगा। तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल विल गेट इंक्रीज इन द केस नंबर 2 एज कम्पेयर टू केस नंबर 1। तो कहता है मटेरियल रिक्वायर्ड जिसमें ज्यादा होगा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इट विल हैव द हाई कॉस्ट, और हाई कॉस्ट मशीन कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो एक ये हो गया, पहला हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, दूसरा हो गया कॉस्टिंग। और थर्ड बात आती है, कहता है कि पोस्ट शू के एरिया को जब हम इंक्रीज करके रखते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करता है, तो हमें पता है कि रिलक्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एल बाई ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर आप इंक्रीज करोगे, तो एस की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर एस रिड्यूस होगा, तो कहता है कि अपोजिशन टू द फ्लक्स विल गेट रिड्यूस। मैं देता हूँ, opposition to the flux will get reduced। अगर फ्लक्स को अपोजिशन जो है वो रिड्यूस करेगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा। तो कहता है और हमारे इस पोल का पर्पस ही क्या था, हमें मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करनी थी यहाँ पर पोल की हेल्प से। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि फाई शुड बी हाई वैल्यू, फ्लक्स शुड बी हाई। In order to increase the flux, we need the opposition offered to the flux should be low. In order to reduce this opposition, we want the S value should be low. In order to maintain this S value low, we want the area should become high. तो हमने यहाँ पर एरिया को इंक्रीज कर दिया, और इस वाले पार्ट के एरिया को हमने इंक्रीज रखा, पोल के शू का एरिया इंक्रीज कर दिया, लेकिन अदर पार्ट के एरिया को हमने कम भी कर दिया। तो हमारे दोनों पर्पस फुलफिल हो गए, मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया, मशीन की कॉस्ट भी कम हो गई, अपोजिशन ऑफर्ड भी कम हुआ, और हमारा फ्लक्स सेटअप हो गया। तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट which was required to be discussed here in the class, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक नाउ द डीसी मोटर will be understandable to all of you, and if anyone is having any doubt, you may ask. If no doubt, you are allowed to leave the class and mark your attendance. मैं attendance के लिए थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, 130 तक कर देता हूँ, and you can mark your attendance. Any doubt? In case of any doubt, you may ask, please. सर अटेंडेंस का पासवर्ड क्या है? अटेंडेंस का पासवर्ड आपको नहीं पता? सर फर्स्ट क्लास कर रहे हो क्या? क्या रोल नंबर है? अभी चेक करते हैं तुम्हारी अटेंडेंस। क्या नाम है आपका?
Is it your first class? सर वो पुराना वाला डाला था तो वो मतलब रॉन्ग पासवर्ड बता रहा था। पुराना वाला क्या था? पुराना पासवर्ड क्या था? Am I audible? Yes, sir. पुराना पासवर्ड नहीं बताया आपने? What is your name? Asking about the password. Okay. If any doubt in the class, in the content covered in today's class, you may ask, please. Otherwise, you may leave the class. I will increase the time limit for the marking the attendance, and you are with the same previous password. You can mark the attendance. Thank you, sir. Thank you, Beta. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Beta. Thank you, sir.